गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो अभी तक अपन ने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था भाई, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में मैंने आपको दो मेथड बताई थी, एक डिटर्मिनेंट मेथड, एक मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे सॉल्व करते थे, अगर डेल्टा इज इक्वल टू जीरो आ रहा है और डेल्टा वन डेल्टा टू और डेल्टा थ्री इज इक्वल टू भी जीरो है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होते थे। और अगर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो होता था तो आपके यूनिक सॉल्यूशन होते थे और वो कंसिस्टेंट होता था। ठीक है, और अगर डेल्टा इज इक्वल टू जीरो है और डेल्टा वन डेल्टा टू और डेल्टा थ्री में से कोई भी एक नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आपको मैट्रिक्स मेथड बताई थी कि ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होगा और ए इनवर्स निकालने के बाद उसका बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर उसकी रैंक जो है वो आपकी रैंक एक बराबर आ रही थी तो आपके वो कंसिस्टेंट होता था, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट होता था। ठीक है, चलिए अब कुछ और मेथड देखते हैं कि जो आपकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। कंसिस्टेंसी ये आपकी टेस्ट करेंगे, टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन की आप कंसिस्टेंसी चेक करते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या करना है भाई, कंसिस्टेंसी फाइंड करना है कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो आपको अगर रैंक फाइंड करना है, द रैंक ऑफ, आपको क्या करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए। देखो पहला स्टेप है आपका फाइंड द रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, फाइंड द रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। देखिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स से तो आप बहुत अच्छे से अवेयर हो। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, जब मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग मैट्रिक्स इनटू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आपको क्या करना है, आपका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा उसको रिड्यूस करना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आप उसको रिड्यूस कर लोगे। उसके बाद दूसरा स्टेप होगा आपका कि माना रिड्यूस करने के बाद लेट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स is R and the rank of the augmented matrix, इसको अपन जो मतलब जो अपना वो रहता है वो उसको आपने क्या माना, उसको आपने ए माना। जो मैट्रिक्स आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा उसको ए मानते हैं और ऑगमेंटेड जो मैट्रिक्स होगा उसको अपन के मानते हैं। ठीक है, उसकी जो रैंक होगी वो आर डैश होगी। ठीक है, मैंने अपन ऐसा माना कि उसकी रैंक जो आ रहा है इसकी रैंक आर डैश आई। तो अब इसके तीन केस बनेंगे आपके, केस वन, केस टू और केस थ्री। आर की रैंक जो है वो आर डैश के इक्वल नहीं है, मतलब जो रैंक होगी अपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स की वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। दूसरा आपका बनेगा आर इज इक्वल टू आर डैश इज इक्वल टू एन और तीसरा बनेगा आर इज इक्वल टू आर डैश इज नॉट इक्वल टू एन। देखो अब मैं आपको समझाता हूं क्या हो रहा है। आर इज इक्वल टू आर नॉट इक्वल टू आर डैश, मतलब जो आपकी मैट्रिक्स की रैंक होगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स की वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक इक्वल नहीं है। तो क्या होगा जी, अगर इक्वल नहीं है
तो सिस्टम जो होगा वो आपका इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, इनकंसिस्टेंट होगा। और अगर आपका r इज इक्वल टू आर डैश इज इक्वल टू एन, एन क्या है, आपकी रैंक है कोफिशिएंट मैट्रिक्स की। ठीक है, इज इक्वल टू एन है, तो उसकी जो रैंक होगी सबसे पहले तो वो कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा एंड यूनिक सॉल्यूशन होंगे उसके। ठीक है, अगर r इज इक्वल टू आर डैश तो है लेकिन वो n के बराबर नहीं, मतलब उसकी रैंक के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, आपका कंसिस्टेंट होगा बट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे उसके। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, देखिए आपको कोई सिस्टम दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तो अगर आप कोई ऐसा मैट्रिक्स लिखें, देखिए a1x a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये आपका क्या होता है, आपका होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अगर इस मैट्रिक्स में जो आपके कांस्टेंट रहते हैं d1 d2 d3 वो भी इंक्लूड कर दूं तो उसको बोलते हैं अपन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू आपको समझते हैं। आपको टेस्ट करना है कंसिस्टेंसी इस मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स है आपका a इज इक्वल टू, सॉरी मैट्रिक्स नहीं, आपको मैं लीनियर इक्वेशन दूंगा 3, उसका आपको चेक करना है 5x प्लस 3y प्लस 7z इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 26y प्लस 2z इज इक्वल टू 9, 7x प्लस 2y प्लस 10z इज इक्वल टू 5। आपका ये दिया हुआ है, आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करना है। तो भाई कंसिस्टेंसी सबसे पहले तो ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है, तो मैं इसको सबसे मतलब सिंपली मैं क्या लिखूंगा, पहले इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाऊंगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, 5 3 7 3 26 2 7 2 10 4 9 5। आप इसको पे याद रखना कि ओनली आपको रो ऑपरेशन लगाना है, आप इसको कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं, इसको क्या करना है। भाई देखो इसको जीरो बनाते हैं पहले, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर बनाना है। अपर ट्रायंगुलर मतलब क्या होता है, देखो आपके ये तीनों एलिमेंट रहते हैं वो जीरो रहते हैं, इसको इसको और इसको जीरो बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, देखो भाई 3 इधर है, 5 ऊपर दिख रहा है मुझे, मैं एक काम करता हूँ R2 में एक रो ऑपरेशन लगाता हूँ, R2 5R2 माइनस 3R1। ठीक है, जैसे ही आप 5R2 माइनस 3R1 करेंगे तो देखिए ऊपर आपका क्या बनेगा, देखो R2 की R3 तो आप जाओगे तो लिख दीजिए 7 2 10 5, ऊपर 5 3 7 4, 5R2 मतलब आपका 3 5 15, 15 में से आपका 15 गया तो जीरो हो गया। इसका बाद आपका 26 पंचा कितना आया, 25 सत्ते 25 पंच 125 130 आया। 130 में से आपने कितना माइनस किया भाई, 3 3 का 9 माइनस किया तो 121 आ गया इधर। इधर आपका देखो 2 5 10, 10 में से आपका 21 गया तो 11 माइनस का 11 आया। और इधर आपका 9 पन्ना 45 में से 12 गया तो आपका था 33 आ गया, 33। ठीक है, अब देखिए अब आगे मुझे एक चीज बताइए, अब इधर देखो सब 11 121 11 33 है, तो मैं क्या करूंगा R2 में R2 डिवाइडेड बाई 11 कर देता हूं तो अपना थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्वेश्चन।
ठीक है, 5 0 7 3 11 2 7 -1 10 और इधर आ गया 4 3 5। ठीक है, अब बात करते हैं, इसको जीरो बनाना है, नीचे R3 को, R3 को जीरो बनाएंगे तो आपका इधर हो जाएगा 5 R3 - 7 R1। ठीक है, अब इसको बनाया मैंने जीरो, इधर 5 0 3 11 7 -1 और 4 3 जो के तो लिख दिया आपने। इधर देखो 7 15 35 में से 35 गया, जीरो हो गया। इधर 5 दूना 10, 10 में से 21 गया तो -11। इधर आपका 10 15 50, 50 में से आपका 49 गया तो एक बचा। इधर 5 25 में से आपका 28 गया तो इधर -3 बचा। अब देखो आपको एक चीज दिख रही हो तो इधर देखो -11 + 11 -1 + 1 -3 + 3, R3 में लगाया मैंने R3 + R2। तो जैसे ही आपने R3 + R2 किया तो देखो 5 0 0 3 11 इधर 0 7 -1 और इधर 0 और इधर 4 3 और इधर 0। ठीक है, आपका जैसे इतना बना, देखो नीचे आपकी 0 आ गई तो रैंक आपकी 3 तो हो नहीं सकती, तो इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक क्या हुई, इसकी रैंक हुई इसकी आपकी 2। ठीक है, और देखो इधर आप इसे 2 रख दो तो आपको क्लियर हो जाएगा। रैंक आपकी किसकी भाई, पहले सबसे पहले हटाओ। आप देखो पहले तो आर, आर मतलब क्या था आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक क्या है 2। आर डैश ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक क्या है पूरी 2, लेकिन आपके कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक कितनी थी 3। ठीक है, अभी अपन ने इसको रिड्यूस किया है तब 2 है, पहले 3 थी। तो अब क्या हुआ, अपन लिखेंगे R इज इक्वल टू R डैश बट लेस देन n। लेस देन n है तो क्या होगा भाई, कंसिस्टेंट तो होगा। कंसिस्टेंट बट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। जी आपका आंसर है। क्लियर हुआ। देखो R और R डैश तो बराबर आए तो कंसिस्टेंट तो है, लेकिन उनकी रैंक जो है वो अपनी जो प्रीवियस कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक थी 3 उससे कम है। अगर उसके बराबर होती तो यूनिक सॉल्यूशन होता, उससे कम है तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। चलिए, अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो आएगा, लेकिन क्या सॉल्यूशन होंगे तो वो भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो देखो ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है, आपका क्या होगा ए एक्स इज इक्वल टू बी। आपका ए मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स क्या है 5 3 7 0 0 0 0 11 -1। इधर आपका एक्स वाई जेड इज इक्वल टू आपका कितना आया भाई 4 3 0। अब देखो आप इधर करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा 5x + 3y + 7z इज इक्वल टू 4। 11y - z इज इक्वल टू 3। तो इधर z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 + 11y। इधर आप इस वैल्यू को आप उठा के इधर रख दो तो 5x की वैल्यू कितनी आएगी भाई 1/5। इधर 4 - 7z तो 7 टाइम्स 3 + 11y + 3y, ये आपकी x की वैल्यू आएगी। इसमें आप देखो जैसे ही आप x y की वैल्यू कुछ भी रखो 0 से 1 से लेकर इन्फिनिट तक कुछ भी रखो, उससे आपकी z की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब y के ऊपर डिपेंडेंट है दोनों। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है। y की वैल्यू आप 0 रखोगे तो अलग वैल्यू आएगी, 1 रखोगे तो अलग वैल्यू आएगी, 2 रखोगे अलग वैल्यू आएगी, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके। ये चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अभी तक
देखते हैं अब क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा? अभी तक आपने जितनी भी जो दो मेथड सीखी हैं आपने, एक मैट्रिक्स मेथड, एक डिटर्मिनेंट मेथड, वो आपकी नॉन होमोजीनियस थी। ठीक है, अब अपन को क्या पढ़ना है? होमोजीनियस। देखिए नॉन होमोजीनियस मतलब क्या था आपका भाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू आपका क्या होता था, डी। ठीक है, मतलब एक 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 क्वेश्चन लिखी है मैंने, इसमें आपका ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इज इक्वल टू डी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल टू डी टू, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल टू डी थ्री। मतलब इस टाइप से इक्वेशन होती थी आपकी। लेकिन होमोजीनियस इक्वेशन में क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? मतलब आपका इधर इधर आपका डी कांस्टेंट होता था, इधर आपका जीरो आएगा साथ में। तो इसकी जो तीनों इक्वेशन बनेंगी वो क्या बनेंगी, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल टू जीरो, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब अपन इसकी बात तो अपन बहुत ज्यादा कर चुके हैं। अब अपन को बात क्या करना है, बात करना है अपन को होमोजीनियस इक्वेशन की। ठीक है, अब अगर जो तीन इक्वेशन हैं उसका अगर इफ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू जीरो, इसका एक सॉल्यूशन एक हमेशा रहेगा। मतलब x बाई जेड की वैल्यू जीरो हो, वो एक सॉल्यूशन इसका हमेशा रहेगा। ठीक है, इफ नहीं लगाएंगे अपन तो जाना सी रहेगा। ठीक है, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर सिस्टम। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस सिस्टम इज कॉल्ड ट्राइवल, ट्राइवल सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपकी देखो दो चीजें वाइस वर्सा होंगी, अगर आपकी वैल्यू जो है एक्स वाई जेड बराबर जीरो है तो आपका सिस्टम ट्राइवल सॉल्यूशन कहलाएगा। वाइस वर्सा अगर आपका सिस्टम जो है ट्राइवल सॉल्यूशन है तो उसका एक सॉल्यूशन जो होगा वो एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, जेड डेल्टा जो रहेगा वो डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होगा। डेल्टा कैसे निकालते हैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। अब आप मुझे एक चीज बताना, अगर इधर तीनों वैल्यू जो आप देखो, सिस्टम लिखता हूं मैं आपके, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल टू जीरो, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इज इक्वल टू जीरो। अब देखो इधर जीरो जीरो है, अगर डेल्टा वन निकालते तो ए वन बी वन सी वन की जगह ए वन बी वन ए वन ए टू ए थ्री की जगह अपन डी वन डी टू डी थ्री लिखते थे, तो इधर तो जीरो आएगा। तो अगर डेल्टा वन डेल्टा टू इज इक्वल टू डेल्टा थ्री, वो क्या होगा, इधर जीरो ही होगा। अगर इधर एक्स बाई जेड की वैल्यू जीरो के अलावा और कुछ भी हो, अपार्ट फ्रॉम जीरो, अपार्ट फ्रॉम जीरो, अगर अपार्ट एक्स वाई जेड की वैल्यू अपार्ट फ्रॉम जीरो कुछ भी होगी तो उसको बोलेंगे अपन नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। ठीक है, अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर कुछ भी और होगी तो उसको बोलेंगे अपन जो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। और अगर डेल्टा की वैल्यू इफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो देन सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए आपकी कंडीशन जो है, कंडीशन आपकी सेम वही रहेंगी जो अपन ने नॉन होमोजीनियस में पढ़ी हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए और नो सॉल्यूशन के लिए, वो सब कुछ अपन ने पिछली नॉन होमोजीनियस में पढ़ा है। आपकी सेम वही रहेंगी, बस निकालने के तरीके थोड़े से अलग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा।
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू द गिवन सिस्टम हैज, पहला दिया है आपको यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा नो सॉल्यूशन, और तीसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब एक आपको सिस्टम दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन का, उसमें आपको बताना है कि लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या होगी अगर हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए या नो सॉल्यूशन चाहिए या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, एक आपको सिस्टम दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 9, 7x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा जेड इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है। चलो निकालते हैं भाई। सबसे पहले तो डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा क्या आएगा? डेल्टा आपका देखो 272,333,5 माइनस 2 और लैम्डा। ठीक है, आपको ये निकालना है। इसको देखते हैं लैम्डा क्या आएगा आपका। देखो इसको खोलते हैं, डेल्टा को ओपन करेंगे तो 2 टाइम्स 3 लैम्डा प्लस 6 माइनस 3 प्लस 7 लैम्डा प्लस 14 प्लस 5, इधर आएगा 21 माइनस 6। ठीक है, तो आपका इधर हो रहा है कितना, 3 2 6 माइनस 11, तो माइनस 15 लैम्डा और माइनस 15 लैम्डा और 6 दूनी 12, 12 आपका प्लस 42 तो 36 बचा और 6 5 30, और मतलब आपका हो गया इधर कितना हो रहा है, 12 जाएगा आपका, 14 थी 42 और 30 में से तो आपको बचेगा 60। 14 थी 42 और 6 5 30, 72, 72 में से 12 जा रहा है तो आपका 60 बचेगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखो 3 दूना 6, ठीक है, 6 दूना 12 हो रहा है। उसके बाद आपका 3 है तो 7 और 2 दूना 4, 4 आ रहा है। ठीक ना, 7 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 4, इसे को 12 आएगा इधर। और सॉरी, पूरा गड़बड़ कर रहे थे अपन। ठीक है, गड़बड़ है इधर। देखो इधर प्लस 6 बच रहा है, इधर प्लस 6 बचा, इधर माइनस का 12 बचा, और इधर प्लस 21 में से 6 गया आपका 15, 15 75 बचा, तो आपका इधर 75 और 6, सॉरी इधर प्लस का 12 है ना, ये भी गड़बड़ कर रहा है। इधर प्लस का 12 है तो 12 से 12 कैंसिल आपका, तो आपका आंसर कितना है? देखो माइनस 15 कॉमन लिया मैंने अगर, तो लैम्डा माइनस 5 आया आपका। ठीक है, इतना आंसर आ चुका है आपका। अब आप मुझे ये चीज बताओ, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो इसको देखो, अब अपन केस लेते हैं पहला। अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो लैम्डा माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा आपको जो है वो 5 नहीं होना चाहिए। आपका लैम्डा 5 नहीं होना चाहिए कि म्यू हैज एनी वैल्यू, मतलब आपकी म्यू की कुछ भी वैल्यू हो सकती है लेकिन लैम्डा की वैल्यू आपकी 5 नहीं होनी चाहिए। अगर लैम्डा की वैल्यू 5 हुई तो डेल्टा जो है आपका वो जीरो हो जाएगा। जीरो होगा तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसी से आपका दूसरा कि आपका वो जो नो सॉल्यूशन रखना है अगर, ठीक है, तो देखो नो सॉल्यूशन के लिए आपको क्या होगा, नो सॉल्यूशन चाहिए अगर आपको, तो नो सॉल्यूशन कैसे होता है भाई? नो सॉल्यूशन होगा आपका जब इधर जो है ये वाला, तो देखो 909, देखो इधर 9
8 और इधर म्यू है, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन कैसे होता है आपका कि जब अगर लैम्डा की वैल्यू मैंने 5 रख दी, लैम्डा की वैल्यू अगर इधर 5 हो गई तो देखो 2 3 5 2 3 5 ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। अगर इधर जो दो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और आपका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स उन दोनों की रैंक बराबर ना हो तो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होता है। तो इधर अगर लैम्डा की वैल्यू 5 रख दी तो इन दोनों को अगर मैं कैंसिल करूंगा तो इधर 0 0 0 हो जाएगा और म्यू की वैल्यू लेकिन 9 नहीं होनी चाहिए। अगर 9 हो जाएगी तो उन दोनों की रैंक छोटी हो जाएगी, मतलब दोनों की रैंक इक्वल हो जाएगी। तो देखो अगर नो सॉल्यूशन चाहिए तो आप लिखोगे लैम्डा इज इक्वल टू 5 बट म्यू इज नॉट इक्वल टू 9। इसी से आपका तीसरा केस खुला इनफाइनाइट वाला। इनफाइनाइट में क्या होगा, आपका लेमडा की वैल्यू भी 5 होनी चाहिए एंड म्यू की वैल्यू जो है वो आपकी 9 होनी चाहिए। जैसे ही आप म्यू और लेमडा की वैल्यू 5 और 9 रखोगे तो देखो जो आपका इधर मैट्रिक्स है ना ये वाला, तो देखो जैसे ही आप म्यू की वैल्यू इधर लेमडा की वैल्यू 5 रख दी, म्यू की वैल्यू 9 रख दी, तो देखो 2 3 5 9 2 3 5 9, आप R3 में से R1 माइनस करोगे तो इधर 0 0 0 0 बन जाएगा। तो रैंक तो आपकी 2 हो जाएगी लेकिन आपकी रैंक 3 होनी चाहिए थी, तो 2 छोटी होगी 3 से, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएंगे। और अगर आप इधर म्यू की वैल्यू 9 नहीं रखोगे तो 9 नहीं रखा और इधर 5 रख दिया तो इसकी रैंक 2 होगी, इसकी रैंक 3 होगी, तो R लेस देन R नॉट हो जाएगा, तो नो सॉल्यूशन हो जाएंगे उसके। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए वेरी गुड। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, आगे और कुछ भी पढ़ाया जाएगा, भी बहुत कुछ बचा हुआ है, कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। बस एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।